और सुनना दिन प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। जिस तरह का बलूचिस्तान के अंदर ये वाकयात कोई इक्का दुक्का वाकयात नहीं थे। इससे पहले भी लोग उतारे जाते थे, शनाख्त होती थी और उनको टारगेट किया जाता था। इससे पहले भी हमें पता था तो इसके पीछे रॉ है, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियां पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो। उसके अलावा जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है वो किसी तौर भी इंडिया को पसंद नहीं कि बांग्लादेश में क्या होने जा रहा है। वहां भी इंडियन चाहते हैं कि वहां भी गड़बड़ रहे और उसी के साथ यूक्रेन एंड रशिया वॉर बढ़ती जा रही है। और ये कहा जा रहा है, जिस तरह हमारे एक्सपर्ट कहते हैं कि ये नेटो वेस्ट कंट्रीज और रशिया आमने सामने है। मुझे ज्वाइन किया है, एकेडमिक हैं, तज्जिया निगार हैं, कॉलमनिस्ट हैं, इंटरनेशनल इश्यू पे महारत रखते हैं और उसके डायनामिक्स को समझते हैं। पूरी जिंदगी अब फौज में दे दी, ईस्ट पाकिस्तान में भी रहे। मोहतरम जनाब रिटायर्ड ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब मेरे साथ हैं। तारिक खलील साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम सलाम। तारिक साहब, आपको पता है कि एक इंडिया जिस तरह इस रीजन में करना चाह रहा है, जिस तरह हमारे पास जो वाकयात होते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, रिसेंटली आपने देखा हुआ बलूचिस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर भी इंडिया जो है ना वहां भी चाहता है कि वहां भी स्टेबिलिटी नहीं आए। क्या कहेंगे? देखिए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बांग्लादेश। हेलो। जी जी सर, आवाज आ रही। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो रेवोल्यूशन आया है बांग्लादेश में, ये एक्चुअली 71 का जिसको कहते हैं प्राश्चय है। सही। वहाँ के नौजवानों ने, वहाँ के इंटेलेक्चुअल में, क्योंकि 80% पॉपुलेशन 71 में इस हक में नहीं थी कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को तोड़ा जाए। सही। 20%, 18% वोटेज थी अवामी लीग की, लेकिन हालात ऐसे बन गए और इन बाद में 1971 के तकरीबन जून तक ईस्ट पाकिस्तान वाज टोटली स्टेबल हो चुका था और ये सो कॉल्ड मुक्तिबानी वगैरह खत्म हो गई थी। फिर सितंबर में इंडियंस ने प्रॉपर अटैक शुरू कर दिए थे। सही। तो पहला अटैक जो है सितंबर में जसोर के एरिया में आया था और उसके बाद वो बढ़ते गए और नवंबर के एंड तक तकरीबन राजशाही का एरिया और वो उस एरिया में काफी तक वो इनकी इंडियन 2 कोर की इंक्लूजन हो चुकी थी। तो बात यह है कि उसके बाद जो, मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन जो वहाँ का इंटेलेक्चुअल है, यूथ है, वो इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर सका कि हसीना वाजिद ने बांग्लादेश को इंडिया की कॉलोनी बना दिया था। सही। वहां पे रॉ जो है उनका अपना दफ्तर था रमना में, एक 6 मंजिला इमारत है, अब भी है, जिसको गालबन अभी इन्होंने तहस नहस कर दिया है। वहां से वो कंट्रोल करते थे और गालबन आई थिंक लास्ट बंदा जो था उनका इंचार्ज, उसका नाम मिस्टर माथर था। सही। He was just like a viceroy of Modi in Bangladesh. He had a direct access to the prime minister और हर चीज को वो कंट्रोल करते थे, जुडिशरी, पोस्टिंग, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी, ट्रेड, हर चीज को। तो ये चीज जो है बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा नेशनलिज्म का अंसर है। सही। और वो ये महसूस करते थे कि मुजीबुर रहमान ने क्यों उन्होंने उनका वो बुत जो है तोड़ दिया या उस रेलिक्स को तोड़ दिया और ढाका यूनिवर्सिटी का जो हॉल था जहाँ से जो अवामी लीग की जो स्टूडेंट विंग थी, जात्रिया स्टूडेंट विंग, उनके लड़कों को क्यों मार मार के निकाला,
वजह यही थी कि वो ये फील करते थे कि दे वर बेट्रेड इन 71। एक सोल को खत्म कर दिया गया था बांग्लादेश की, एक रूह को उन्होंने कत्ल कर दिया था, क्योंकि बांग्लादेश के महसूस करते थे लोग कि वी वर द पीपल हु मेड पाकिस्तान, दे वर द पीपल हु जो 1940 से लेके 1947 तक जो तहरीक थी पाकिस्तान की, उसके जो रवा लीडर थे वो तो बांग्लादेशी थे सारे। सही। तो वो एक था ये। तो अब इंडिया जो है एक ऐसा जिसको कहते हैं ना, अगर जख्मी सांप जब हो जाता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। और अभी जो आप लोग बदनी हैरत होती है कि हमारा मीडिया उसको क्यों प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इंडियन मीडिया में बेइंतहा डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी एक तो ये बातें हो रही है कि मोदी साहब खामोश क्यों, अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, इज ही प्लानिंग समथिंग, ये बात हो रही है। दूसरा जो उनके हॉक्स हैं, जिसमें खास तौर पे जनरल कलकर्नी है, जनरल बख्शी है और 2-4 और उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, आरएसएस के बंदे हैं, बट लीडरशिप है, वो इस बात को डिमांड कर रही है कि जो पाकिस्तान मस्ट बी पनिश्ड, बिकॉज वो सारा मलबा जो है अब कहते हैं अमेरिका ने इस्तेमाल किया है पाकिस्तान को। सही। और उसमें वो जमात इस्लामी का नाम लेते हैं, उनकी लीडरशिप का नाम लेते हैं, फिर बीएनपी में खालदा जिया के वर्कर्स का, लेकिन वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये जो हरकत की है इसकी सजा मिलनी चाहिए पाकिस्तान को। तो बात यह है कि हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं इंडियन लीडरशिप को 70 से आप जानते हैं, हमें इनकी जो लाइटली नहीं लेना चाहिए धमकियों को, क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं इंटरनेशनली, यूक्रेन में आपको पता है दी वॉर हैज एक्सपेंडेड इनटू सर ब्रिगेड साहब, यूक्रेन पे आता हूँ, एक सवाल कर लूँ। एक तो आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर हालिया वाक़यात जिस तरह जिस प्लानिंग के साथ हुए हैं ये तो आपके सामने हैं, और दूसरा टीटीपी और जिस तरह अफगान बॉर्डर के ऊपर जो हो रहा है, इसको आप कनेक्ट करेंगे या ये पूरी जो सिचुएशन हुई है इंडियन जो बांग्लादेश अपना बलूचिस्तान टीटीपी की तरफ? देखिए, इसमें तो पहली बात तो यह है कि कोई शक होना ही नहीं चाहिए। सही। कि बलूचिस्तान में जो अभी सर्ज है इसके पीछे रॉ नहीं है या मुसाद नहीं है, तो वो तो है ही है, लेकिन इसमें हमारी देख रहे बलूचिस्तान के प्रॉब्लम जो है उसकी 3 डायमेंशंस हैं, और एक डायमेंशन है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव, एक दूसरी डायमेंशन है इकोनॉमिक, और दूसरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आपको ये एहसास होना चाहिए कि बलूचिस्तान में जो पैसा 18th अमेंडमेंट के बाद गया है वो बहुत मुनासिब फंडिंग हो रही है। सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हो रही है, आम आदमी के ये छोटे छोटे कस्बे शहरों तक नहीं पहुंच रही है, वो खर्च हो जाता है कागजों में, किधर जाता है वल्लाह अलग सवाब। और दूसरी बात जो है, ये जो वैक्यूम पैदा हो जाता है सोशल, वो फिर आपका दुश्मन उसको एक्सप्लॉइट करता है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो लीडरशिप है बलूचिस्तान में रेबल्स की, वो मिडिल क्लास को शिफ्ट हो गई है। ये जो सरदार वगैरह हैं इनके हाथ से निकल गई है, और इसलिए आप देखेंगे कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनका जो लेवल है वो सारा मिडिल क्लास का है, और उनकी ट्रेनिंग, उनकी फंडिंग, और अनफॉर्चुनेटली मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तान के अंदर से भी एलिमेंट्स जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो डिसिडेंट एलिमेंट पाकिस्तान के अंदर है। तो हमें इस पूरे डायमेंशन को देखे, टीटीपी अपनी जगह उन्होंने तो करना ही करना है। इस वक्त 60 के करीब 4 या 5 तो मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही हैं अफगानिस्तान में, और वो कंट्रोल नहीं कर सकते तालिबान उनको, बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल। और दूसरे तालिबान उनके मरहून मिन्नत हैं, ड्यूरिंग वॉर विद अमेरिकन दे साइडेड विद देम। तो आप तालिबान से ये एक्सपेक्ट करना
कि जी वो आपको कहेंगे कि हाँ जी वो हम कंट्रोल कर लेंगे। पर्सनली आई फील दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू डू इट। नंबर 3, दे डोंट हैव द विल टू डू इट। और नंबर तीसरी बात यह है कि ना हमने एंगेज कर रहे हैं तालिबान को उस एंगल के साथ कि आप उनको कंट्रोल करें। सही। तो ये तीनों डायमेंशन है बलूचिस्तान में, इनको हमें लेके साथ साथ चलना पड़ेगा को। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान इज ए पावरफुल कंट्री, वी कैन मैनेज थिंग्स, लेकिन हमें अपनी मैनेजमेंट को सही करना पड़ेगा। ब्रिगेडियर साहब, यूक्रेन एंड रशिया और जिस तरह, यानी कि आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली दफ़ा आपको पता है यूक्रेन फोर्सेस अंदर गई हैं, उन्होंने जाके कब्जा किया है, आपको पता है और आपको हमें पता है। और रशिया की लीडरशिप को भी ये रियलाइज़ है, इसके पीछे नाटो है, इसके पीछे वेस्टर्न पावर्स हैं, इसके पीछे अमेरिकन हैं। क्या कहेंगे, क्या ये जंग बढ़ती हुई आपको पता है तीसरी आलमी जंग होने जा रही है? देखें जी, बात ये होने जा नहीं रही है। मेरे हिसाब से तीसरी आलमगीर जंग प्रॉक्सीज की सूरत में शुरू हो चुकी है। अगर आप 1940 के सिनेरियो को देखें, उस वक्त भी पोलैंड में, हंगरी में हंगामे शुरू हो चुके थे। ठीक है ना जी। आज को आप देखें तो इस वक्त देखें, अभी जो कुर्स्क के एरिया में यूक्रेन की फोर्सेस अंदर गई हैं, वो दे आर नॉट यूक्रेनियन फोर्सेस। उनमें 90% मर्सनरीज है which have been drawn all over the world, mostly trained to keep, और ये वहाँ पे जाके उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है that indicate कि वो बढ़ावा देना चाहता है अमेरिका इस लड़ाई को। और तीसरी बात ये है कि आज जो वाकया हुआ है जिसमें एक F-16 को रशियन ने गिरा दिया है और उनका जो स्टार पायलट था वो भी मारा गया है। इट इज ए ग्रेट सेटबैक टू अमेरिकन टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक तासर ये था कि F-16 जो है इज नॉट पॉसिबल टू बी हिट बाय द रशियन, दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी। सही। और चौथी बात ये याद रखिएगा कि इस वक्त आज ही की बात है, मिस्टर ज़ेलेंस्की हैज रिक्वेस्टेड द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली ही हैज sent his messages to the Minister of the State or Secretary of Defense, Lloyd Austin, allow the use of American weaponry, that means F-16 and the other long-range weapons, to hit deep in Russia. Same. So what does that mean? They want to escalate the war into NATO. लेकिन दूसरी तरफ रशिया जो है, रशियंस आर, खासतौर मिस्टर पुतिन, आई मस्ट एडमिट ही इज ए स्टेट्समैन एंड इज बिहेविंग लाइक ए रियली कमांडर। दे आर शोइंग लॉट ऑफ रिस्ट्रेंट, दे आर नॉट फॉलोइंग इनटू द ट्रैप ऑफ द अमेरिकन्स कि वो हिट कर जाएं जाके पोलैंड को और जर्मनी को और वो यहाँ हंगरी को, और ये एस्केलेट हो जाए। लेकिन जहाँ तक थर्ड वर्ल्ड का ताल्लुक वॉर का, आप गाजा में देख लें, इधर लड़ाई हो रही है, इसका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है लड़ाई का वो मिडिल ईस्ट तक आ रहा है। सही। ईरान और वो एक जंग है, उसको भी एस्केलेट होना। ईरान इज वेटिंग, ईरान इज नॉट अफ्रेड, ईरान इज वेटिंग, ईरान इज कैलकुलेटिंग सर। दे आर वेटिंग, रशियन नॉट। आप बात समझने की कोशिश करें। they are waiting for the Russian nod। ठीक है ना जी। जब भी होगा एक कोऑर्डिनेटेड होगा, जो भी जहां भी होगा। और हौतीज का दूसरी तरफ है, और ये जो है इधर जिबूती की तरफ से जो ड्रोन्स हैं, और रेड सी का एरिया है, दिस इज गोइंग टू हीट अप। सो इन ए वे आप देखें इन सारी प्रॉक्सीज को देखें। अब चौथा महाज जो खुलने वाला है वो है बांग्लादेश, क्योंकि इंडियंस आर सीरियसली प्लानिंग to cut off the conclave of the Meghna River over the Sylhet area to expand their chicken neck area. So Pakistan should be, I'm sure, in contact with the Bangladesh government. We should extend them full support in case of war with okay, sir. India.
Pakistan should support Bangladesh and we should also engage China and even America कि जी ये अगर इंडिया करेगा तो this is going to escalate into three dimension, Kashmir, Ladakh and Bangladesh. और सर बड़ी मेहरबानी, आपका तज्जिया बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया है कि पाकिस्तान इसके ऊपर ज़रूर सोचता होगा और अमेरिकन को इंगेज करना चाहिए बांग्लादेश के हवाले से। अगर बांग्लादेश के अंदर ये चीज़ ट्रिगर होती है तो फिर 3 फ्रंट्स खुल जाएंगे जिस तरह आपने कहा। आपकी बड़ी मेहरबानी ब्रिगेड साहब। ब्रेक का टाइम और ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मारूफ कानूनदान है, नजरियाती तौर पाकिस्तान PMLN से उनका ताल्लुक है, बैरिस्टर राजा अंसारी साहब मेरे साथ हैं। बैरिस्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। आवाज आ रही है बैरिस्टर साहब? बैरिस्टर साहब आवाज आ रही है? लाइन ड्रॉप हुई है, आवाज नहीं आ रही उसकी। जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह के वाकयात हुए हैं, पाकिस्तान की क़यादत, मिलिट्री लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उससे बाखबर हैं और जिस तरह के हालात तब्दील हो रहे हैं वो आपके सामने हैं। जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जाके कहा कि हम दहशतगर्दों का सर कुचल देंगे और यही पॉलिसी होनी चाहिए रियासत की। ये रियासत की जिम्मेदारी है, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, नून लीग की मरकजी क़यादत हैं, बैरिस्टर राजा अंसारी साहब मेरे साथ हैं। बैरिस्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया अमीर साहब। बैरिस्टर साहब, जिस तरह बलूचिस्तान के वाकयात हुए और जिस तरह KPK के अंदर हो रहा है, आप कल ही जिस तरह आर्मी चीफ उधर थे, वज़ीर आज़म साहब उधर थे, वज़ीर आज़म साहब ने जो खुल के बात कही कि इन दहशतगर्दों का हम सर कुचल देंगे। आपको पता है कुछ सियासी जमातें वो बड़ा सॉफ्ट होती हैं, जिस तरह PTI का माजी रहा, हुकूमत रही, जिस तरह का रवैया, जिस तरह के बयानात, क्या कहेंगे? जी अमीर साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल में देखें, बलूचिस्तान में अभी जो ताज़ा दहशतगर्दी की वेव थी उससे ये नजर आ रहा था कि अब दुश्मनों के पास आखिरी हरबा रह गया है। क्योंकि देखें, उन्होंने पहले फॉरेन फंडिंग के जरिए पाकिस्तान की एक जमात जो थी PTI उसको यहाँ इस्तेमाल किया और उससे अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की, रियासत को तबाह करने की कोशिश की, उसमें वो नाकाम रहे। अब आखिरी उनके पास 2 चीज़ें थीं, एक लिसानियत की बुनियाद पर नफरतें डालना और दूसरा फ़िरकावारियत को जन्म को हवा देना। अब उसी में से ये आपने देखा कि बलूचिस्तान में एक लहर उठ रही है जिससे जो दहशतगर्दी की गई है, जिससे पाकिस्तान के अंदर लिसानियत को हवा देने और सूबाइयत की हवा को जो है वो वहाँ पे तक़वियत देने के लिए एक साजिश की गई है, गैर मुल्की साजिश है और उसको लाज़मी बात है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ़ौरन उसका एक्शन लिया और ना सिर्फ उन्होंने एथिक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई बल्कि उससे पहले ही फौरी तौर पर एक अहम इजलास बुला के और उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों को और हमारी रियासती इदारों को, सब तमाम स्टेक होल्डर्स को ये कहा कि आपको हर तरह की सहूलियात मैसर की जाएंगी, लेकिन हमें हर कीमत पे दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इक़दाम है हुकूमत की जानिब से और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से, और पूरी कौम को उनका साथ देना चाहिए। रही बात उन जमातों की जो हमेशा दहशतगर्दों के तरफ रहे हैं, लाजमी बात है, वो तो हम उस वक्त भी चीख रहे थे कि अगर किसी को उस वक्त हम तालिबान खान कह रहे थे तो उसके पीछे रीजंस थी, उनके बयानात थे, उनके करतूत थे, और बिल आखिर 9 मई को ये साबित हुआ कि तालिबान से भी एक कदम आगे जाके उस जमात ने हरकतें की और पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हमले किए, शुहदा की यादगारों पर हमले किए। मैं समझता हूँ इसकी जितनी मजम्मत करनी चाहिए वो कम है, लेकिन वो सियासी जमात, में तो उसको सियासी जमात नहीं कहता, हमेशा मैं उसको एक दहशतगर्दों का टोला कहता हूँ, और वो लोग जो हैं वो फिर बेनकाब हुए। बैरिस्टर साहब, आपको खुद पता है कि रियासत जब फैसला करती है, आपको पता है अब जमहूरी दौर है, जमहूरी दौर रहा है, इससे पहले भी आपको पता है मिलिट्री लीडरशिप भी सियासी जमात के साथ ऑन बोर्ड होकर ऑपरेशन कर सकते हैं। आपको पता है उनको एक पूरी सपोर्ट है, गवर्नमेंट की, आवाम की, पब्लिक की, सब कुछ सपोर्ट है। उसी के साथ भी कुछ सियासी जमातें ऐसी बातें करके जाती हैं, मतलब वो कहते हैं कि डायलॉग होना चाहिए। अब TTP से डायलॉग, आप माजी में आपको पता है
कई कई ऐसी चीज़ें हुई, टीटीपी ने उसके ऊपर अमल नहीं किया। आज भी कुछ सियासी जमातें कहती हैं कि डायलॉग होना चाहिए, पॉलिटिकल। आपको पता है डायलॉग तो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ होता है, क्या कहेंगे? देखें, ये जो लोग ये कह रहे हैं ना कि दहशतगर्दों से डायलॉग होना चाहिए, आप उनके चेहरों पे ये जो दोहरा नकाब है इसका इस बात से अंदाजा लगाएं कि वो लोग खुद पाकिस्तान की सियासी जमातें, और वो सियासी जमातें जिनकी असेंबली में जिनको मैंडेट हासिल है, जिनके एमएनएज एमपीएज असेंबली में मौजूद हैं, जो हुकूमतों में मौजूद रहे हैं पहले भी अब भी हैं, उन सियासी जमातों से वो लोग मुज़ाकरात के हक में नहीं हैं। यानी सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उनका मुतालबा है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात होने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। ये इस बात की दलील है कि ये बुनियादी तौर पर खुद दहशतगर्द लोग हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं कि इनके मकासद यकसा हैं। यानी वो दहशतगर्द जो डिक्लेयर हो चुके हैं उनके मकासद भी वही हैं, और वो दहशतगर्द जो अभी डिक्लेयर नहीं हुए, जिन्होंने सियासी जमात का एक लिबादा ओढ़ा हुआ है, उनके भी मकासद वही हैं जो डिक्लेयर दहशतगर्दों के हैं। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी सियासी जमातों से हम डायलॉग नहीं करेंगे, दूसरी तरफ दहशतगर्दों से डायलॉग की बात होती है। तो ये इनका दोहरा मयार है। बुनियादी चीज इसमें ये देखी जानी चाहिए कि आया डायलॉग किस कीमत पर? क्या पाकिस्तान के जो छोटे और मासूम बच्चे जिनको शहीद किया जाता है उनकी कीमत पर डायलॉग होने चाहिए, या वो जवान जो सरहदों पे लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और अपने मादरे वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हो जाते हैं उनकी कीमत पर हम ये डायलॉग करें, या फिर उन लोगों की कीमत पर डायलॉग करें जिनसे सिर्फ और सिर्फ नाम और उनका पता पूछकर या शनाख्ती कार्ड देखकर उन्हें गोली मार दी जाती है, उन बेगुनाहों की कीमत पर हम डायलॉग करें? डायलॉग नहीं होता। जो बंदूक की गोली से बात करेगा उसको जवाब भी उसी ताकत से देना चाहिए, और रियासत दे रही है। मैं समझता हूँ यही एक तरीका है जिससे पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान के लोगों को महफूज बना सकती है। आपको खुद पता है, हम हमेशा डिस्कशंस करते रहते हैं कि मुल्क की मैशियत स्टेबल नहीं है। कोई आज ये नहीं हुआ, इसकी दिहाइयाँ हैं मुल्क की जो आज मैशियत की सूरत हाल है। आपको पता है लाइट का बहरान है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको पता है, अमन जहाँ नहीं होता, जहाँ पाकिस्तान बेहतरी की तरफ बढ़ता है दहशतगर्दी के वाक़यात हो जाते हैं। आपको पता है आज दुश्मन ममालिक जिस तरह हमेशा टारगेट करते हैं पाकिस्तान को, और दूसरा आपको पता है पीटीआई के अंदर खुद ही इतने धड़े हो गए, इतने लीडर्स हैं, इतने चेयरमैन हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता कि पॉलिसी क्या है। उसकी बहन अलीमा खान, दूसरी तरफ बुशरा बीबी, एक उनकी टसल चल रही है कि पार्टी के ऊपर किसका कब्जा हो। खुद ही कहते हैं कि हमारा जलसा होगा, खुद ही कहते हैं कि हमने मुलतवी कर दिया, किसके कहने पे किया, क्या किया। मतलब ये तो अदम इस्तेकाम चाहते हैं। दूसरी तरफ आपको पता है बिजनेसमैन जिस तरह छोटे कारोबारी हजरात हैं वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, हड़ताल को कॉल कर देते हैं। क्या कहेंगे? देखें अमीर साहब, चैलेंजेस जरूर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक आपने बात की कि पीटीआई में खुद अपने अंदर बड़े धड़े हैं, तो दहशतगर्द जो तंजीमें होती हैं वो उसमें धड़ाबंदी होती है। एक जमाना था कि जब मुल्ला उमर जो है वो अफगानिस्तान पे काबिज थे, उसी वक्त अफगानिस्तान के अंदर दो फौजें हुआ करती थी। एक मुल्ला उमर के कंट्रोल में होती थी और दूसरी फौज थी जो पूरे अफगानिस्तान का अफीम जो है उसकी काश्त पे उनकी ड्यूटी होती थी और वो उनके कंट्रोल में होती थी, और वो फौज डायरेक्टली जो है वो उसामा बिन लादेन के कंट्रोल में होती थी। तो ये हमेशा से रहा है। इस तरह के जो किए, फिर उन्हें से इनराफ किया, फिर अपनी हुकूमत बचाने के लिए सब्सिडीज देते रहे और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की राह में बारूदी सुरंगें बिछाते रहे। वो कौन लोग थे? तो वो सब सारी दुनिया को पता है कि वो शख्स अभी जेल में बैठा हुआ है, और अपने जो उसने गलत करतूत किए और जो पाकिस्तान के साथ घिनौनी साजिशें करता रहा, उसकी पादाश में वो आज कैद काट रहा है। तो वो लोग जो आज मैं समझता हूँ कि महंगाई के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं और बिजली की महंगी कीमतों के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो जाएं और जेल के बाहर उस शख्स के खिलाफ मुजाहरे करें जिसने आज पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया है। उसके खिलाफ मुजाहरे होने चाहिए। आप एक बैरिस्टर भी हैं, प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर हैं, आप पेश होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आप हर जगह जाते हैं। एक दूसरा यानी कि मौजू जो डिस्कशन का है, आपको पता है केसेस का, आपको पता है बैकलॉग बहुत होता है, ज़्यादा केसेस हैं। आपको पता है अगर जजेस की तादाद बढ़ाई जाती है, इसमें क्या कबाहत है? बढ़ना चाहिए
क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, जजेस की तादाद बढ़ाना सिर्फ मसले का हल नहीं है। हमारे यहाँ पूरे जुडिशियल निज़ाम में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल ठीक वजह फरमा रहे हैं कि केसेस बहुत ज़्यादा हैं और उतनी तादाद में जजेस नहीं हैं, लेकिन जितने केसेस हैं और जितने केसेस डेली लगते हैं और जो जजेस मौजूद हैं, हाजिर सर्विस हैं, ये भी देखना चाहिए कि उनकी उन केसेस को डिस्पोज ऑफ करने की क्या स्पीड है, वो कितने केसेस सुनते हैं, साल में छुट्टियां कितनी करते हैं, ये सारी चीजें भी देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, अगर जजेस की तादाद आपने बढ़ानी है, उसकी जो सबसे बड़ी नीड है मीर साहब, वो लोअर जुडिशरी में है, यानी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर, जहाँ पे ज्यादा फर्स्ट स्टेज होती है केस दाखिल करने की, उस स्टेज पे तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनकी तादाद को बढ़ाया जाए, कोर्ट्स बढ़ाए जाएं। आप कराची की मिसाल ले लें कि पूरे कराची के केसेस सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड वॉल के अंदर जो हैं वो हो रहे हैं, जिनको शटर्ड होना चाहिए। हर इलाके में अगर हुकूमत, मैं समझता हूँ कि जो इंसाफ जब तक गरीब की दहलीज तक नहीं पहुँचता तब तक उस इंसाफ का कोई फायदा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ जुरिस्डिक्शन वाइज कोर्टों को बढ़ना चाहिए और हर जगह पे कोर्ट्स होनी चाहिए, उसके अलावा आपकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जरूर आप बिल्कुल उसको बढ़ाएं, लेकिन उसका कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। किसी शख्स की, किसी इदारे की या किसी एक शख्स वाहिद जो है उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं करना चाहिए, बल्कि अदलिया की वक़ार को बहाल करने के लिए और लोगों को कोई जल्द अज जल्द और बेहतर इंसाफ पहुंचाने के लिए जजेस की तादाद को अगर बढ़ती है तो उसको जरूर बढ़ना चाहिए। बड़ी मेहरबानी बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही था कि हम फौज पाकिस्तान के साथ हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। इस मुल्क को सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो दहशतगर्दी से हुआ है, और मैशियत कोई आज की ये बुरी नहीं है, इसकी दिहाइयां हैं इसके पीछे, इसकी गवर्नेंस। आपको पता है कि कोई इन्वेस्टर यहाँ का पाकिस्तानी इन्वेस्टर भी हो, वो तब इन्वेस्ट करता है जहां एनर्जी क्राइसिस ना हो। बिजली इतनी महंगी है पाकिस्तान के अंदर और उसके साथ ही दहशतगर्दी के वाकयात होते रह रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आती, इन्वेस्टमेंट चली जाती है। उसी के साथ कुछ सियासी जमातें हुकूमत की दुश्मनी में, हुकूमत के ऊपर तनकीद। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर रह चुके हैं, एडवाइजर टू सीएम सिंध रह चुके हैं, पॉलिटिशियन हैं और ऑथर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू। और डॉक्टर साहब, आप हमेशा इसके ऊपर एक पॉलिसी आपकी पार्टी की, आपकी जमात की, आपकी लीडरशिप की, कि कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कोई ढील नहीं देनी चाहिए, कोई डील नहीं होनी चाहिए। जो दहशतगर्द हैं, जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान दिया है, इस रियासत को नुकसान दिया है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जनाब, ये तो पॉलिसी भुट्टो शहीद की भी थी, बीवी शहीद की थी, इस वजह से तो बीवी शहीद हुई थी। उसके बाद जब हम हुकूमत में आए तो हमने, ये 2008 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त हमने दहशतगर्दों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमने ऑपरेशंस किए मुख्तलिफ जगहों पर, सबको साथ लेकर, असेंबली को साथ लेकर। नेशनल एक्शन प्लान 2014 में बना, उसमें भी हमने सपोर्ट की दहशतगर्दों के खिलाफ। तो इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं पहले हमने किया, नहीं अभी करेंगे। डॉक्टर साहब, दो चीजें, एक तो आपको पता है जिस तरह क्लाइमेट चेंज हुआ है, इसके ऊपर आप शुरू से ही, क्योंकि आपकी स्टडी भी है, रिसर्च भी है, आपने किताब भी लिखी है इसके ऊपर। आप जब सेनेट के अंदर थे तो आपने काफ़ी विजिट्स भी करवाए थे ठट्ठा की तरफ, और एक इसके ऊपर कमेटी भी बनी थी। जिस तरह क्लाइमेट का आपको पता है, बारिशें ज़्यादा होना, नुकसान ज़्यादा होना, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इस हवाले से? जनाब, इस दुनिया के बने हुए 4.5 अरब साल हुए हैं। 4.5 अरब 4 साल में, 4 अरब सालों में 4 दफा दुनिया तबाह हुई है और फिर दोबारा बनी है। ये जियोलॉजिस्ट का कहना है, साइंटिस्ट का कहना है, जो अर्थ के जो रिसर्चर और माहिरीन है उनका कहना है। तो ये
ग्लोबल वार्मिंग जो शुरू हुई थी, जिस पर पेरिस अकॉर्ड हुआ, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें एक ये भी है कि क्लाइमेट को कंट्रोल करो, ये जो गैसेस हैं इमिशन हो रही है उस पर कमी आनी चाहिए। और साइंस ने जहाँ तरक्की की है, इंसानों ने जहाँ तरक्की की है, वहाँ अपने हाथ से ही क्लाइमेट को तबाह किया है। जिस तरह इंसान शराब और सिगरेट पीकर अपनी सेहत खराब करता है, गलत खाने से पेट खराब हो जाता है, सेहत खराब हो जाती है। इसी तरह इंसान जो है वो, हजरत इंसान जो है वो साइंस की तरक्की की वजह से बहुत से फायदे हुए हैं, बहुत से नुकसान भी हुए हैं। तो ये जो गैसेस निकलती हैं इंडस्ट्रीज से, तो उसकी वजह से सारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है और उस सिलसिले में मुख्तलिफ अकॉर्ड्स भी हुए हैं, तो उस पर अमल दरामद जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि उसके इंसानियत की काविशों से ये चीज रुक सकती है, वरना तो तबाही बर्बादी बढ़ेगी। जिस तरह आप देख रहे हैं बारिशें, फसल जो है वक्त पर नहीं हो रहे हैं, फसल सही नहीं हो रहे हैं, गर्मी बढ़ गई है, सर्दी बढ़ गई है, ज़लज़ले आ रहे हैं, तो ये सब चीजें तो मतलब है कि आप देख रहे हैं, इसको तो इंसान इसी तरह ही कंट्रोल कर सकता है। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज के ऊपर डॉक्टर साहब एक बड़ी तैयारी नज़र आती है, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर, आपको पता है इसके हवाले से काम हो रहा है, इसके ऊपर एक बजटिंग रखी जा रही है पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज के हवाले से। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट, आपको नज़र आ रहा है कि एक सीरियसनेस नज़र जो होनी चाहिए थी वो नज़र आ रही है डॉक्टर साहब आपको? देखिए, गुजर 10-15 सालों से, 20 सालों से ये जो दरख्त जो लग रहे हैं, इमरान खान कह रहा था कि 1 बिलियन ट्रीज उसने लगाई है। यहाँ जो सिंध में हमने जो है ये मैनग्रोव्स की जो है काश्त की है और दीगर सूबों में हुई है। मैं किसी पर तनकीद नहीं करता हूँ, मगर ये कि ये तो एक कलेक्टिव एफर्ट के अगर हम कहेंगे उसने नहीं किया, उसने किया, उसने ये नहीं किया, ये तो है कि आप एक आप शिप में बैठे हैं और सब मुसाफिर बैठे हैं और एक आदमी जो है उसमें सुराख करना शुरू करे, तो कहे भाई आप सुराख क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं ये मेरी जगह, मैं सुराख कर रहा हूँ, मगर उस सुराख से तो सारी शिप डूब जाएगी, हर आदमी वहाँ शिप में मर जाएगा। तो ये जो इंसानियत को जो है ये क्लाइमेट चेंज का भी मिसाल इसी तरह ही लेना चाहिए। उसमें तो सबकी एफर्ट होगी तब जाकर होगा, बाकी ये पार्टी और ग्रोह या जो है मुल्क से भलातर है हर इंसान के लिए, उसमें एफर्ट होगी तब जाकर ये चीजें कंट्रोल होंगी। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर रहनुमा। उन्होंने कहा कि एक सबको मिलके कंट्रीब्यूट करना होगा। दहशतगर्दी सबसे बड़ा नासूर है इस मुल्क के अंदर और मैशियत आपको पता है, और जब तक गवर्नमेंट्स, हमारे इदारे मिलके यकजा होकर इस नासूर को ख़त्म नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और पूरी दुनिया के अंदर जो हालात तब्दील हुए, जिस तरह बांग्लादेश के अंदर एक कॉलोनी बनी हुई थी इंडिया, उसको जिस तरह वहाँ के लोगों ने उस हुकूमत को, शेख हसीना वाजिद को जिस तरह निकाला है, उसके ऊपर भी एक नज़र होनी चाहिए कि आगे क्या हालात होने जा रहे हैं। इसी के साथ ये इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।